अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद कंगाल तालिबान ड्रग्स के जरिए कमाई करने की रच रहा है साजिश। रूस को अपने साथ लाने के लिए तालिबान नेताओं ने की बैठक। तालिबानी आतंकियों के कब्जे से पहले ही बच निकली अफगानिस्तान की मशहूर पॉप गायिका अरियाना सईद। आतंकवाद पर पीएम मोदी का निशाना। मोदी बोले, दहशतगर्दी ज्यादा दिन तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ओवैसी ने अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत के बहाने हिंदुस्तान की मोदी सरकार पर निशाना साधा। अफगानिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों पर तालिबान का आक्रमण। तालिबान राज के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर खुलेआम हो रहा है अत्याचार। इन तस्वीरों में तालिबानी लड़ाके जिस शख्स को पीट रहे हैं वो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहा था और तालिबान अफगान का झंडा और नाम बदल रहे हैं तो प्रदर्शन पर कर दिया ऐसा हमला। अफगानिस्तान से एक और तस्वीर आई है जिसमें अफगानिस्तान का झंडा लेकर कार से मार्च निकाल रहे लोगों को तालिबान के लड़ाकों ने पकड़ लिया। साफ है कि तालिबान बौखला रहा है क्योंकि उसकी बंदूकों के खिलाफ अफगानिस्तान की आम जनता बाहर निकल रही है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से हुई फायरिंग। गोलियों के बीच अपने परिवारों को बचाने के लिए दौड़ते भागते दिखे लोग। गोलियों की आवाज गूंज रही है, लोग बचने के लिए भाग रहे हैं। तस्वीरें बताती हैं कि काबुल एयरपोर्ट पर हालात कितने खतरनाक हैं। काबुल एयरपोर्ट पर यह जबरदस्त फायरिंग आज हुई। दरअसल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का कब्जा है जबकि बाहर चेकिंग पॉइंट तालिबान ने बनाए हुए हैं और इन दो पड़ावों के बीच फंसी है आम अफगानी की जिंदगी। कुछ दिनों पहले भी काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना ने फायरिंग कर दी थी जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। तालिबान के अत्याचार के खिलाफ अफगानिस्तान में महिलाओं ने उठा लिए हथियार। हाथों में मशीन गन लेकर तालिबान के खिलाफत में भरी हुक्का। करीब 10 महिलाएं यहाँ लाइन से खड़ी हैं। हर एक के हाथ में है मशीन गन और इन मशीन गन के निशाने पर है तालिबान। ये तस्वीरें हैं तालिबान के खिलाफ महिलाओं की बगावत का सबसे बड़ा सबूत। तालिबान के खिलाफ ये महिलाएं क्यों बगावत कर रही हैं? ये मंजर उसकी वजह है। देखिए कैसे काबुल तक में माँ बेटियां अपने बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। हर तरफ तालिबान का ही तांडव है और इसी के खिलाफ महिलाओं ने गुस्से में ऐसे हथियार उठा लिए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा करते ही महिलाओं को बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया है और उनको नौकरी से निकलवाना भी शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार तालिबान की ये महिला विरोधी राह इतनी आसान नहीं होने वाली। तालिबानी आतंकियों के कब्जे से पहले ही बच निकली अफगानिस्तान की मशहूर पॉप गायिका अरियाना सईद। अरियाना सईद को तालिबान से मिल रही थी धमकियां। अफगानिस्तान से बाहर जाने वाली इस फ्लाइट में भीड़ के बीच बैठा ये चेहरा अफगानिस्तान की सबसे मशहूर पॉप सिंगर अरियाना सईद है। कभी अरियाना की आवाज को सुनने के लिए लोगों की भीड़ आती थी, लेकिन अब अरियाना को जान बचाने के लिए अमेरिकी सेना के विमान से कतर भागना पड़ा। काबुल से निकलने की तस्वीर खुद अरियाना ने ही शेयर की है। साफ है कि अफगानिस्तान में सिर्फ साम्राज्य ही नहीं बदला बल्कि लोगों के सपने भी टूट गए हैं। अच्छा समय अब बुरा हो चुका है। तालिबान के राज में अफगानिस्तान का भविष्य खत्म हो रहा है। अफगानिस्तान के अंडर 19 खिलाड़ी की मौत ने याद दिलाया काबुल का मंजर। तालिबान के आतंक से बचने के लिए विमानों के पहियों पर सवार लोगों की इस तस्वीर ने दुनिया को रुला दिया था। अब इस तस्वीर की एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। इस हादसे में अफगानिस्तान ने अपने फ्यूचर के एक हीरो, एक स्टार जकी अनवरी को खो दिया। जकी अनवरी अफगानिस्तान की अंडर 19 फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे। हजारों युवा की तरह जकी भी अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए अफगानिस्तान से भाग रहे थे, लेकिन अमेरिकी सेना के विमान C-17 से गिरकर उनकी दुखद मौत हो गई। काबुल एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन काबुल हवाई अड्डे पर अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। अफगानिस्तान में अपने खिलाफ बगावत से परेशान तालिबान मदद के लिए बुलाई नए लड़कों की स्पेशल फोर्स। सिर से पैर तक सफेद लिबास है, बदन पर काली जैकेट है, हाथों में मशीन गन और चेहरे पर नकाब। एक लाइन से आगे बढ़ रहे ये अफगानिस्तान में तालिबान के नए लड़ाके हैं। इस स्पेशल फोर्स को तालिबान ने आम लोगों की बगावत को दबाने के लिए बुलाया है। इतनी लंबी लाइन है कि गिनती रुके ही ना।
और ये झंडा फहराते हुए, नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान में आम लोगों की खिलाफत की लहर से परेशान है तालिबान और इसीलिए आवाम की आवाज को दबाने के लिए अपने खास लड़ाके बुला रहा है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद कंगाल तालिबान ड्रग्स के जरिए कमाई करने की रच रहा है साजिश। पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में ड्रग्स सप्लाई करने का हुआ खुलासा। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबानी आतंकी अब ड्रग्स के नेटवर्क का नया जाल बुन रहे हैं और इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसकी मदद कर रही है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ISI तालिबान को अपने रास्तों के जरिए भारत में ड्रग्स भेजने को तैयार कर चुकी है। तालिबान आला कमान को भेजे गए इस प्लान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए हिंदुस्तान में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए 6 रूट तय किए गए हैं। दरअसल पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान पहले भी ड्रग्स नेटवर्क चलाता था, लेकिन अब अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद तालिबान के हाथ पूरी तरह से खुल गए हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान रच रहा है वैश्विक कूटनीति की साजिश। रूस को अपने साथ लाने के लिए तालिबान नेताओं ने की बैठक। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद अब तालिबान बातचीत की टेबल पर अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। इसी को लेकर रूस और तालिबान के बीच अहम बैठक हुई। इस बैठक में तालिबान ने अपने दुष्प्रचार और झूठे वीडियो के आधार पर अफगानिस्तान में अच्छे हालात का दावा किया। रूस के विदेश मंत्री ने भी कहा कि हम तालिबान में अच्छा बदलाव देख रहे हैं। हालांकि रूस ने ये चेतावनी दे दी है कि अफगान के लोगों के खिलाफ वो किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अब दुनिया भर के देशों में अपनी सरकार की मान्यता चाहता है, जिससे कि उसको मिलने वाली आर्थिक मदद जारी रहे। तालिबान पर ओवैसी के अजब बोल। ओवैसी ने अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत के बहाने हिंदुस्तान की मोदी सरकार पर निशाना साधा। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान में महिलाओं के हाल के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा। बोले हिंदुस्तान में भी महिलाओं की हालत अच्छी नहीं है। ओवैसी ने तालिबान की सीधे तारीफ तो नहीं की, लेकिन जिस तरह से भारत के हालात के साथ तुलना की है, उससे तालिबान के समर्थकों को बढ़ावा जरूर मिलेगा। सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के परिवार के तालिबान की तारीफ में बोले गए शब्द समाजवादी पार्टी की फजीयत करा रहे हैं। जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है तो वो एक मुद्दत से 20 साल से तो सुपर पावर्स ये जितनी भी हैं, अमेरिका है, जापान है, बरतानिया, इनसे लड़े। इससे पहले 10 साल रूस से लड़े। मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है और इसमें जो है हमारे देश का जहाँ तक ताल्लुक है वो तालिबान जो है हमारे देश के साथ है। हमारे देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसके खिलाफ कभी नहीं बोले, तो इसलिए हम जो है तालिबान को मुबारकबाद देते हैं। बेटे ममुल्कुर रहमान से पहले सांसद पिता शफीकुर रहमान भी इस तरह तालिबान के समर्थन में बयान दे चुके हैं। वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते, अपने तौर पर चलाना चाहते। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के बेटे ने भी की तालिबान की वकालत। पिता की तरह बोले तालिबान ने कुछ गलत नहीं किया। आतंकवाद पर PM मोदी का निशाना। मोदी बोले दहशतगर्दी ज्यादा दिन तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। PM मोदी ने अपने भाषण में तालिबान या दूसरे कोई आतंकी संगठनों का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों के निशाने पर ऐसे ही दहशतगर्द संगठन थे। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट्स के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पांपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ कर 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में सुबह आज इसी तरह अफरा तफरी से शुरू हुई।
पांपोर इलाके में सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ हुई। आज सुबह शुरू किए गए ऑपरेशन के दौरान जैसे ही सामना हुआ तो मिलिटेंट्स ने जवानों पर फायरिंग की। जवानों ने करारा जवाब देते हुए 2 मिलिटेंटों को मार गिराया। दोनों मारे गए मिलिटेंट्स हिजबुल मुजाहिदीन के थे। इनके पास से कुछ हथियार भी सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार जिन मिलिटेंटों को आज मार गिराया गया वो हिट स्क्वाड के सदस्य थे और जुलाई में हुई एक आम नागरिक की टारगेट किलिंग में भी शामिल थे। गुजरात को पीएम मोदी ने दिए तोहफे। सोमनाथ मंदिर की 80 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इस अंदाज में आज पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर से जुड़े तोहफे गुजरात को दिए। पीएम ने आज सोमनाथ मंदिर की 83 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही वे मुख्य मंदिर के पास 30 करोड़ रुपए में बनने वाले पार्वती जी मंदिर का भी शिलान्यास किया। सोमनाथ मंदिर के किनारे अरब सागर पर 45 करोड़ रुपए की लागत से 1.25 किलोमीटर लंबा वॉकवे बनाया गया है। भगवान सोमनाथ मंदिर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विश्वास है और एक आश्वासन भी है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में अहिल्याबाई से लेकर सरदार पटेल को किया याद। आज के कार्यक्रम में आडवाणी और अमित शाह भी जुड़े थे। महाराष्ट्र में बीजेपी और सत्ताधारी शिवसेना के बीच तनातनी बढ़ी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के जन आशीर्वाद यात्रा पर मुंबई पुलिस ने दर्ज की 19 एफआईआर। मुंबई में कल कुछ इस तरह केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अलग अलग पुलिस थानों में 19 एफआईआर दर्ज की है। बिना पुलिस इजाजत व कोरोना नियमों के उल्लंघन कर यात्रा निकालने पर मुंबई पुलिस ने यात्रा के आयोजकों पर केस दर्ज किया है। जिन जिन इलाकों से जन आशीर्वाद यात्रा निकली वहां एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसे बीजेपी सियासी आक्रमण बता रही है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कल नारायण राणे शिवाजी पार्क में स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के स्मारक भी पहुंचे थे, जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं ने यहां शुद्धिकरण करने का दावा किया। मोदी मंत्रिमंडल में हाल ही में शामिल 39 मंत्री लोगों के बीच जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान गैर बीजेपी शासित राज्यों में जमकर विवाद भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कल गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक लंबी चौड़ी बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर 3.5 घंटे मीटिंग हुई। इसमें जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्रीय, सामाजिक और जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए 5 से 7 मंत्री बनाए जाने पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के साथ अगले 3 दिनों में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। आखिरी मुहर के लिए केंद्र की सहमति दोबारा ली जाएगी और तब मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, जिसके लिए बीजेपी हर मोर्चे पर जबरदस्त तैयारी कर रही है। 23 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में संबोधित भी करेंगे। ये तस्वीरें जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट की हैं, जहां इंडिगो कर्मचारी और बीजेपी के इस कार्यकर्ता के बीच मारपीट हो रही है। पुलिस इस मारपीट में बीच बचाव करते हुए भी नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि अव्यवस्था से परेशान कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर की अगुवाई में जमकर नाराजगी जताई। कहासुनी से शुरू मामले की नौबत बाद में हाथापाई तक पहुँच गयी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लोग बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस हरकत पर सवाल उठा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।